वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। जिन विद्यार्थियों ने भी भरा था ये उस समय फॉर्म, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज़ उन विद्यार्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 यानी जो जून में होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और समीक्षा अधिकारी 2020 के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है टेस्ट नंबर 1। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल और बेल आइकन को प्रेस रखना। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही है सबका प्लेलिस्ट में लिंक हर टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मोटा मोटा बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये जो आरओ है इसके लिए ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो एआरओ है इसके लिए ओ लेवल की आवश्यकता है। अब ओ लेवल है क्या? ओ लेवल एक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का 1 साल का। तो यदि आप एआरओ के लिए अप्लाई फॉर्म जब आता है इसका, तो यदि आप एआरओ के लिए टिक कर रहे हो तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी या आरओ के लिए आपके पास ओ लेवल की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, यही चीज़ जब हाई कोर्ट से निकलती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकलती है, तो अलग अलग निकलती है। मतलब आरओ अलग निकलता है, एआरओ अलग निकलता है। उसके लिए ओ लेवल की आवश्यकता है नहीं। वहाँ ट्रिपल सी का डिप्लोमा वहाँ पर चल जाता है। और यदि किसी ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है तो वो भी उसके जो है समकक्ष है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसको पीसीएस लेती है। यूपी पीसीएस जो है, जो आपका एग्ज़ाम कराती है, जो 15 दिसंबर को आता, वही UPPSC.NIC.in जो है इस परीक्षा को लेता है। तो इसको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बोलते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 में 140 क्वेश्चन होते हैं, और जो इसका सेकंड पेपर होता है वो हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी का। उसमें 60 प्रश्न होते हैं, 60 अंकों के। इसमें जीएस के होते हैं 140 प्रश्न। तो हम इनकी तैयारी और इन दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे। 60 प्रश्न में क्या आएगा? 60 प्रश्न में देखिए 10 विलोम आते हैं, और क्या आता है, 10 तत्सम तद्भव आते हैं, और इस तरह से जो है ग्रामर आती है। तो 60 आते हैं उधर, इधर 41 आते हैं। तो रिज़ल्ट दोनों डिसाइड करता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जो पिछले 4 से 5 सालों की कट ऑफ, अब तो माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग में कट ऑफ गई थी 130 के लपेटे में गई थी 2017 वाली। लेकिन जब उससे पहले माइनस मार्किंग नहीं थी तो 152 या 149 कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी में गई थी। और बाकी अपने अपने हिसाब से 1 2 2 2 नंबर जो है वो कम कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है, बताइए। कालाहारी डेजर्ट जो है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और शायद बहुत बार पूछा होगा एग्ज़ाम में। तो जो कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका का, वो फैला है बोत्सवाना में, और साथ ही साथ फैला, मतलब नीचे की तरफ फैला है ना, दक्षिण अफ्रीका में भी इसका विस्तार है। लीबिया तो ऊपर की तरफ है, तो इसमें तो हो नहीं सकता ये। तो 4 और 5 इसका आंसर हो जाना चाहिए, सी होगा। तो देखिए, कालाहारी जो डेजर्ट है उसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में, अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफ्रीका के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है, बताइए। सहारा डेजर्ट के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन प्रश्न यदि इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो विस्तार है सहारा मरुस्थल का वो अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों में है, तो मोरक्को में, ऊपर की तरफ है ना ये, तो मोरक्को में है, लीबिया में भी है, अल्जीरिया में है क्या, इसमें भी है, नाइजर में है क्या, देखिए इसमें भी है, ट्यूनीशिया में है क्या, इसमें भी है। तो सभी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जिसका विस्तार है उत्तरी अफ्रीका के माली में, मोरक्को में, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र तक फैला है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पहले 2 बार, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपरों में। तो देखिए, यह है अपनी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इसकी बात कराएं यहाँ से नदी, इसको जायरे, जायरे जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जायरे, जिसको कांगो भी बोला जाता है। प्रश्न में कांगो भी आ सकता है, तो इसको भी याद रखिए। तो कांगो जायरे एक ही बात है। यह अफ्रीका उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उल्लेखनीय है कि स्टेनली तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात जो हैं वो इसी पर स्थित हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, अफ्रीका की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में एक तरफ है नदी, उस दूसरी तरफ है परियोजना। जायरे के सामने ओवन परियोजना लिखा है, नाइजर के सामने सेन्नार परियोजना, श्वेत नील, देखिए नील दो प्रकार की है ना, एक ब्लू नील और एक वाइट नील, तो श्वेत नील इरंगा परियोजना। अब बताइए इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है। तो यहाँ देख लिया कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पूछा क्या है, सही नहीं है या सही है। तो देखिए जो जायरे नदी पर परियोजना है वो बनी है इनंगा, और जो श्वेत मतलब वाइट नील पर जो परियोजना है वो बनी है ओबन। तो 1 और 3 तो गलत हो गया, जहाँ जहाँ 1 और 3 है वो तो हो नहीं सकता। तो देखा जाए तो सारे के सारे गलत हो गए ये तो फिर। और नाइजर जो है उस पर सेन्नार परियोजना नहीं बनी है, कैंजी परियोजना बनी है उस पर। तो कोई भी इनमें से सुमेलित नहीं है, सारे के सारे गलत सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए जायरे पर इरंगा परियोजना है क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी सुमेल नहीं है, और श्वेत नील पे ओबन परियोजना है, नाइजर पे केंजी परियोजना है। उल्लेखनीय है कि अकोसोम्बो बांध बोल्टा नदी मतलब घाना पर है, और बोल्टा नदी कहाँ है, घाना में। और बांध के निर्माण से बोल्टा नामक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नील नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विक्टोरिया झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। श्वेत नील तथा नीली नील इसकी सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए 2 प्रकार की नील है, एक ब्लू नील और वाइट नील, आगे जाके मिल जाती हैं ये, तो करेक्ट है यहाँ पर। और इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी करेक्ट है। विषुवत रेखा भी इधर से तो जा रही है ना, केन्या विन्या, तो यहाँ तो है ये। अब बाकी देखिए विक्टोरिया झील जो है, नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में थोड़ी गिरती है, यूरोप अफ्रीका के वो तो इस साइड में, ये तो इधर ही गिर जाती है ना, तो मेडिटेरियन में गिरेगी, भूमध्य सागर में। तो पहला गलत है। क्या एक से इसका आंसर निकल सकता था? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एलिमिनेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है पीसीएस की परीक्षाओं में, पीसीएस स्तर की परीक्षाओं में और यूपीएससी की परीक्षाओं में। तो देखिए विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है ये, इसने गलत हो गया पहला। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इससे होकर भूमध्य विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है, इसने दूसरा भी सही है। और युगांडा, इथोपिया और ये सन सूडान से होकर बहती है। और देखिए श्वेत नील तथा नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, इसलिए तीसरा भी सही है। और मिस्र का जो असवान बांध है वो इसी नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी झील सबसे दक्षिण में है? अफ्रीका की इन झीलों में कौन सी सबसे दक्षिणतम होगी? नसीर, ताना, विक्टोरिया या फिर अबाया, बताइए। देखिए इनमें सबसे दक्षिणतम होगी विक्टोरिया झील। तो अफ्रीका में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर यदि क्रम देखा जाए तो नसीर झील सबसे उत्तर में, उसके नीचे आओगे तो ताना झील, उसके नीचे अबाया झील, अबाया झील के नीचे विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील के नीचे है नासा झील। यदि भूगोल के प्रश्न आप बना रहे हो तो मैप आपके दीवार पे होना चाहिए सामने, या फिर एटलस खरीद लीजिए जिनके पास नहीं है। 7वां प्रश्न है, अफ्रीका के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। अफ्रीका का एटलस पर्वत मोड़दार पर्वत है और किलिमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो एटलस माउंटेन मोड़दार पर्वत है, करेक्ट है, और किलिमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी पर्वत हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही हैं। तो देखिए एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है, ये मान नहीं है, एकमात्र होना चाहिए, एकमात्र मोड़दार पर्वत है, और इसका विस्तार जो है वो यूरोप तक है। अफ्रीका स्थित किलिमंजारो तथा केन्या पर्वत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। 2 बार हो गया क्या? चलिए, यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप का पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है, और सीन नदी जो है वो उत्तरी सागर में गिरती है। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा है इनकरेक्ट, क्योंकि सीन नदी जो है वो उत्तरी सागर में नहीं गिरती, वो तो इंग्लिश चैनल में गिरती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो यूरोप का पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का फेवरेट प्रश्न, बहुत बार पूछा है। सीन नदी जो है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है, ना कि उत्तरी सागर में, इसलिए एक सही है, 2 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोन नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, मतलब मेडिटेरियन में गिरती है, और यूराल नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है।
करेक्ट है, इंटरचेंज कर दूं? देखिए करेक्ट है बिल्कुल। रोन नदी जो है वो आल्प्स माउंटेन से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, और यूराल नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए जो रोन नदी है वो आल्प्स पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, पहला करेक्ट है। और जो यूराल नदी है वो एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा बनाती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोई एक जो है सही सुमेलित है, 4 4 हैं, तो 3 यहाँ सही सुमेलित होंगे और एक जो है सही सुमेलित नहीं होगा। अपने को इसी को खोजना है। तो गैरान नदी फ्रांस में बहती है, एल्ब नदी जर्मनी में बहती है, नीस्टर नदी यूक्रेन में बहती है और डान नदी फ्रांस में बहती है। कौन सा काटें इसके अंदर? तो गैरान नदी फ्रांस में बहती है, करेक्ट है। नीस्टर यूक्रेन में बहती है, करेक्ट है। डॉन फ्रांस में नहीं बहती, डॉन तो रूस में बहती है ना। एल्ब जर्मनी में बहती है, करेक्ट है। तो देखिए गैरान जो है ये सेंट्रल में से फ्रांस से निकलकर बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। जो एल्ब नदी है वो हैम्बर्ग शहर जर्मनी इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। जो नीस्टर है यह जो नदी है वो यूक्रेन तथा मालडोवा के मध्य सीमा बनाती है और काला सागर में गिर जाती है। डॉन जो है वो रूस के टूला से निकलकर एजोब सागर में गिरती है। तो फ्रांस से संबंध नहीं है डॉन का, डॉन का संबंध है रूस से, रूस। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई बंदरगाह है ये, बताइए कहाँ पर स्थित है। और बंदरगाह का नाम क्या है? मुमुर्सक। मुमुर्सक बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी, रूस, इटली या फ्रांस? मुमुर्सक बंदरगाह देखिए इटली में तो है नहीं ये, अब बताइए कहाँ पर है। चलिए एक और एलिमिनेशन कर दें। फ्रांस में भी नहीं है, अब बताइए, काम आसान हो गया थोड़ा। जर्मनी में भी नहीं है, अब तो बता सकते हो ना, रूस में स्थित है ये। तो देखिए रूस में प्राकृतिक बंदरगाह कम है। मुमर्सक बंदरगाह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। रूस के किस शहर को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मास्को को कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न आपको लूसेंट में भी सीधे सीधे मिलेंगे। तो रूस का मास्को शहर कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर तथा लाडोगा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। किन्हें स्कैंडिनेवियाई देशों के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों को तो इंटरव्यू तक में पूछ लेते हैं। किन्हें स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है? शायद पहले भी बता चुका हूँ मैं इसको। देखिए नॉर्वे को जाना जाता है, स्वीडन को जाना जाता है और डेनमार्क को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फेरो द्वीप, यदि इसमें मिल जाएं तो इनको नॉर्डिक देश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आसान सा प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी है? बोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? बोल्गा नदी। तो बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैस्पियन सागर में गिरती है। यह नदी बलदाई पहाड़ी से निकलती है। अक्का, कामा, ऊझा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बोल्गा नदी की घाटी गेहूं के उत्पादन तथा इमारती लकड़ी के उद्योग के लिए प्रमुख क्षेत्र है। इसकी एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर। सबसे ज़्यादा गलत करवाता है यहाँ, यहाँ दे देता है वो क्या? भूमध्य सागर, जबकि गिरती है कैस्पियन सागर में। नंबर 15 है, किन राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है? किन राजधानियों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी? पेरिस फ्रांस से होकर गुजरती है, वियना ऑस्ट्रिया से होकर गुजरती है, बेलग्रेड से होकर भी गुजरती है। तो सभी के सभी सत्य डी हो जाएगा। तो देखिए डेन्यूब नदी यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। ये 5 देश तथा उनकी राजधानियाँ इस प्रकार हैं। एक तो वियना ऑस्ट्रिया, अपने प्रश्न में पूछा था तो यह है, और एक बेलग्रेड यूगोस्लाविया से होकर गुजरती है, बुखारेस्ट रोमानिया से होकर गुजरती है, बुडापेस्ट हंगरी से होकर गुजरती है और ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
एल्ब्रुस जो है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसे वक्सान, कुबान तथा मलका नदियाँ निकलती हैं। बताइए, इससे वक्सान, कुबान तथा मलका नदियाँ निकलती हैं। देखिए, हल्की त्रुटि थोड़ी लग रही है लास्ट वाले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 15 में। किन राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है? जो पेरिस है वो तो सीन नदी के किनारे है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई। ए को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका उत्तर हमको 2 और 3 मारना पड़ेगा, वियना और बेलग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी फॉर दिस, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इसका उत्तर सी है भाई, क्योंकि बुखारेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया और वियना ऑस्ट्रिया। डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप की 5 राजधानियों से गुजरती है और ये 5 देश और उनकी राजधानियाँ ये हैं बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, ब्राटिस्लावा और वियना। क्योंकि पेरिस तो सीन नदी के किनारे है ना, ये तो सभी को पता है। तो सी है इसका आंसर, 2 और 3 केवल। चलिए आइए 60 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्ब्रुस जो है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इससे वक्सान, कुबान तथा मलका नदियाँ निकलती हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नीचे देख लीजिए, पूछा सही है या सही नहीं है। तो देखिए, काकेकस पर्वतमाला पर स्थित एल्ब्रुस जो है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इससे वक्सान, कुबान तथा मलका नदियाँ निकलती हैं और हालांकि यह एक मृत ज्वालामुखी है, फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे मैग्मा का भंडार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही होगा इनमें। इटली की राजधानी रोम इल्व नदी के किनारे स्थित है और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगर ल्यूसेंट पढ़ी होगी तो क्वेश्चन नंबर 17 को करेक्ट कर जाओगे। पो नदी को बिल्कुल इटली की गंगा कहा जाता है, करेक्ट है। लेकिन इटली की राजधानी जो रोम है वो इल्ब नदी के किनारे पर नहीं है, वो तो टाइबर नदी के किनारे है ना, टाइबर, टाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए, इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, जबकि पो जो है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो 1 हो गया गलत, 2 हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुरिन को इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का प्रसिद्ध कपड़ा उत्पादक राज्य है। कपड़ा उत्पादक है या फिर ऑटोमोबाइल है? देखिए, फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा आपने, मैनचेस्टर यूनाइटेड कपड़ा क्लॉथिंग के लिए। और तुरिन को इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों सही हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो तुरिन को इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का प्रसिद्ध कपड़ा उत्पादक राज्य है। दोनों के दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। अमूर नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य बनाती है क्या? नहीं बनाती। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मध्य बनाती है क्या? नहीं बनाती। भारत और रूस के मध्य तो कैसे बनाएगी? रूस और चीन के मध्य बनाती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, अमूर नदी जो है वो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है? राइन तथा रूर नदी के बीच का क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। म्यूनिख कला तथा संस्कृति का केंद्र है। सैक्सोनी प्रदेश में लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं और ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं। देखिए, बहुत बार बताया होगा, ब्लैक फॉरेस्ट तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है ना, ज्वालामुखी पर्वत का थोड़ी है। तो दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, तो एक अपना आंसर आराम से मिल गया यहाँ पर। तो देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, इसलिए सी हो गया गलत। तो 20 प्रश्न ऐड किए थे, इम्पोर्टेंट थे। हर दिन इनका रिवीजन करते रहिए। इनकी क्वालिटी बिल्कुल उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाओं को मेल खाती है, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस ही समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को कराती है। तो लेवल इनका कुछ 95 तक मैच करता है और माइनस मार्किंग इसमें भी कर दी है। बस 5% जो है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस थोड़ा ऊपर है, बस 5% केवल। तो इस टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए भी जो जून में बैठने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा देने के लिए। धन्यवाद।